नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। शाम 6 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार को भेजी 15 मिलियन टन राहत सामग्री। विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी देश को भेजे गए 2 एयरक्राफ्ट में 80 तलाशी और बचाव विशेषज्ञ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 2376 लोग घायल। पीएम मोदी ने जताई एकजुटता, कहा संकट की इस घड़ी में भारत म्यांमार के साथ। गृहमंत्री अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक। आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा संभव। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम से जेपी नड्डा का संबोधन। कहा बिहार के लोग राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से रोकें। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को दें अपना आशीर्वाद। बिहार के बहुचर्चित बिटुमेन घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। तत्कालीन मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन सहित 5 को 3 साल कैद की सजा, 32 लाख रुपए का जुर्माना। और आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में आए भूकंप को लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए विशेष राहत सामग्री को मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने म्यांमार को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की और कहा कि भारत इस संकट में म्यांमार को हर संभव सहायता भेजना चाहता है। ऑपरेशन ब्रह्मा को लेकर विशेष प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि म्यांमार संकट में सक्रिय रूप से भारत प्रथम मददगार की भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार के सैन्य प्रमुख से बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। A massive earthquake struck Myanmar yesterday around afternoon time. We all are aware of the kind of destruction that it has left. Massive loss of life and property has been reported. Soon after the tragedy struck Myanmar, our Prime Minister conveyed his concerns and expressed that India was ready to provide all support, all possible support to Myanmar, to the people of Myanmar and the government of Myanmar in this hour of crisis. India, as you are aware, we have been actively playing the role of first responder in such situations during natural disasters. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अब तक भारत म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 15 टन राहत सामग्री भेज चुका है। The first aircraft carrying 15 tons of relief material took off at around 3 a.m. this morning from Hindon Air Force Base. It reached Yangon at around 8 a.m. India time. These 15 tons of material comprise tents, blankets, essential medicines, tarpaulin, sleeping bags, gensets, solar lamps, food packets, kitchen sets, etc. Also essential medicines. Thereafter, 2 aircraft with search and rescue personnel and equipment along with canines. भारत की ओर से एनडीआरएफ के राहत और बचाव दलों की 80 टीम म्यांमार भेजी गई है। ये टीम अपने साथ सभी जरूरी उपकरण ले गई है, जिससे राहत, बचाव और खोज अभियान में सहायता मिलेगी। There are 80 NDRF search and rescue team personnel specialists, along with equipment, relief material, and a canine squad is also part of this team.
Obviously, there are gen sets, hygiene kits, food packets, essential medicines, kitchen sets, which form part of this second tranche of relief material that is being sent to Naypyidaw. They are expected to reach Naypyidaw later this evening, and thereafter they'll be taken from there with the help of the local government. They'll be taken to Mandalay. इतना ही नहीं, भारत की ओर से सहायता की कड़ी में 118 डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही आगरा से उन्हें रवाना किया जाएगा। उन्हें पहले नैपीताव और बाद में मांडले ले जाया जाएगा। हमारे राजदूत दूतावास के अन्य अधिकारियों के साथ नैपीताव में हैं और मदद में जुटे हुए हैं, ये बात भी कही गई। A third tranche of support that we are providing comprises a field hospital. This field hospital has around 118 specialists, including doctors and medics. This team is getting ready and will be leaving from Agra later this evening. Will be landing in Naypyidaw, and from Naypyidaw they will also be taken to Mandalay area in coordination with the support of the government of Myanmar. Our ambassador is presently in Naypyidaw, and our team from the embassy in Yangon is in Naypyidaw to coordinate all that is required for forward movement of our personnel who are traveling from India. 4 naval ships with HADR assistance, 2 from Port Blair and 2 from Visakhapatnam. They are getting ready. म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2376 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7% तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नैपीताव में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं और 101 लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में हुई प्राकृतिक आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह पटना में भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की भी संभावना है। इसके अलावा अमित शाह बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर है। उन्होंने बिहार के लोगों से राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से बचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करें। ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुई, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता था? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जो आवश्यकता है उसको हमको
केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूर्वांचल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है उसी दिशा में देश चल पड़ता है। विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बात सच है कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है वहां देश चल पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चाणक्य की भूमि, जहां हमने नीति को सीखा। गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती से। और खबर के माध्यम से आपको लिए चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद से ठीक 2 दिन पहले 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिन 715 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ये सभी कर्मी जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कार्य करेंगे और उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2005 से पहले सहायक उर्दू अनुवादकों के केवल 449 पद थे, जो जरूरत के हिसाब से बेहद कम थे। साल 2018 में 1204 नए पदों की स्वीकृति के बाद ये संख्या 1653 हो गई। इसी प्रक्रिया में 715 नए अनुवादकों की नियुक्ति की गई। उन्होंने शेष रिक्त पदों को भी जल्द भरे जाने की बात कही है। इस दौरान बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी मौजूद रहे। बुलेटिन में खबरें भी और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Ashanti. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। इससे शासन प्रशासन में सुधार आएगा। एक साथ चुनाव होने से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को काम करने का ज्यादा मौका मिलेगा। कि वन नेशन वन इलेक्शन ये देश हित में है। इससे गवर्नेंस बेटर होगा। एक साथ चुनाव होने से जो भी चुने जाएंगे जनप्रतिनिधि, उनको काम करने का अवसर ज़्यादा मिलेगा। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से जो गवर्नेंस में अड़चने समय समय पर आती है वो दूर हो जाएगी। अपोजिशन ये कह रही है कि ये संघीय ढांचे पे प्रहार है। हम पूछना चाहते हैं उनसे कि जब 52 में चुनाव एक साथ हुआ, लोकसभा और विधानसभा, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, तब संघीय ढांचे पे प्रहार नहीं हुआ था क्या? और देश में बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर एक जन स्वास्थ्य समस्या है। राजधानी नई दिल्ली में ब्रेस्ट कैंसर पर आयोजित 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कैंसर की सही समय पर जांच और इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की जांच करा रही है, ताकि गैर संचारी बीमारियों का पता
समय रहते चल सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 29 करोड़ ओरल कैंसर और 15 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके घर के पास ही कैंसर की जांच और इलाज की सुविधा मिल सके। Under Ayushman Bharat, we have laid special emphasis on screening of the non-communicable diseases. It's a population-based screening for individuals aged 30 years and above, wherein we screen them compulsorily for NCDs, which includes diabetes, the burden of which is increasing in India tremendously. India is now to be known as the diabetes capital of the world, and which is not a very good title that we have earned, but I'm just trying to say that this is a huge challenge for us. So we're screening people aged 30 and above for diabetes, for hypertension, and 3 types of common cancers. And when I say 3 types of common cancers, it includes oral cancer, it includes breast cancer, and it includes cervix cancer as well. ऑलमोस्ट 100% होता है, 97% क्योर होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो कि फुली क्योरेबल है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है उसका डायग्नोसिस से टेक्नोलॉजी होता है, बिकॉज जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जो है रूटीन जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हम जो बोलते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे टू पिकअप अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। देयर इज नो अदर वे टू पिकअप। और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में सुरक्षा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निर्भया फंड नाम से विशेष कोष की स्थापना की है। इसके तहत 2024-25 तक कुल 7,712.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये कोष महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए वन स्टॉप सेंटर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, महिला हेल्प डेस्क, साइबर फॉरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, सुरक्षित शहर परियोजनाएं, रेल और सड़क परिवहन सुरक्षा पहल और केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष जैसी विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का समर्थन करता है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श और अस्थायी आश्रय देने के लिए देश भर में 812 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं, जिन्होंने अब तक 10.80 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है। महिला हेल्पलाइन 181 यानी कि 181 सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए 24/7 आपातकालीन और सहायता सेवाएं प्रदान करती है। इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112 SMS या 112 इंडिया ऐप के जरिए मदद पहुंचाती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए शीबॉक्स पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। महिलाओं की मदद के लिए देश भर के पुलिस स्टेशनों में 14,658 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत बलात्कार और यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में सुरक्षा और सहायता का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेन देन पर प्रतिबंध लागू किया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु में विवाह पर रोक का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 1997 में अविभाजित बिहार में हुए बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 अभियुक्तों को 3-3 साल का कारावास की सजा सुनाई है। पांचों अभियुक्तों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने 27.70 लाख रुपए के घोटाले में इलियास हुसैन के साथ शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है। वहीं सबूत के अभाव में 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। बिटुमेन घोटाला मामले में आपको बताएं कि सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा 1997 में जो अविभाजित बिहार में बहुचर्चित अलग घोटाला हुआ था, और आपको बताएं कि इलियास हुसैन को इस मामले में 5 अभियुक्तों को सजा दी गई है। तो आज ही एक बड़ा फैसला सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा सुनाया गया, जिसमें अविभाजित बिहार में हुए बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सजा सुनाई गई है। एक और खबर का रुख करते हैं और इस मामले में शिकायत के आधार पर 6 अगस्त 1996 को धारा 120B, 409, 420, 467, 468, 471, 474, 477 आईपीसी और 13(2) आरडब्ल्यू के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पीसी अधिनियम 1988 की धारा 13(1)D, 5 आरसी संख्या 11A 1997 D6 मामला हल्दिया से बरौनी के रास्ते आरसीडी हजारीबाग तक थोक बिटुमेन के कथित परिवहन से संबंधित है। जांच से पता चला कि बिटुमेन का परिवहन ही नहीं किया गया था। ट्रांसपोर्टर ने हल्दिया से बिटुमेन उठाकर कोलकाता के खुले बाजार में बेच दिया और परिवहन शुल्क भी लगा दिया। मामले में अलग अलग विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। मामले में धारा 120B, 407, 409, 420, 468, 471 आईपीसी और 13(2) आरडब्ल्यू के तहत आरोप तय किए गए। पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(1)D के तहत 7 DOJ 29 मार्च 2025 परिणाम दोष सिद्ध मोहम्मद इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, विनय कुमार सिन्हा, इन्हें सजा सुनाई गई। 3 साल की सजा इन्हें आरोपियों को सुनाई गई। आरआई जुर्माना 32 लाख प्रत्येक के तहत दर्ज किया गया। और आपको बताएं कि बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक सेवा कंपनी ईवाई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4% और वित्त वर्ष 2026 में 6.5% रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा पर अपने खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए, जिससे ये उच्च आय वाले देशों में देखे जाने वाले स्तरों के करीब आ सके। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की युवा आबादी और बढ़ते कार्यबल को देखते हुए सरकार को शिक्षा पर होने वाले खर्च को वित्त वर्ष 2048 तक जीडीपी के मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.5% करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को जीडीपी के 3.8% तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जो 2021 तक 1.1% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम आय और अधिक आबादी वाले राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए
की सौगात देके जाने वाले हैं विकास कार्यों की। विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम RSS मुख्यालय का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। आइए इसी से जुड़ी पीएम के दौरे से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को RSS मुख्यालय में अपने पहले दौरे के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन पीएम का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवालकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय के भवन विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। पीएम दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देंगे। 30 मार्च को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री
सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी पवित्र दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। जो बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का भी दौरा करेंगे। वहां पर पीएम नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी हवाई पट्टी और लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। योगेश कुमार शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।